तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज ये लाइव क्लास का हमारा सेकंड सेशन में यहाँ पर आपका लेने जा रहा हूँ। 1 से 30 तक जो प्रश्न थे हमने जो पिछले सेशन में जो है वो प्रीवियस सेशन में हमने कर लिए थे और आपने उसको ज़रूर देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जिसने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है उस सेशन को ज़रूर देखें आप। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई सा भी ड्राइवर एग्जाम हो, कोई सा भी ऑपरेटर का एग्जाम हो, जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज पूछा जाता है इंजन के बारे में, एलिमेंट्री नॉलेज या इंजन पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, वहाँ से संबंधित या व्हीकल रिपेयर या व्हीकल मेंटेनेंस के प्रश्नों की बात आ जाए तो यहाँ पर हम हर बार क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं और एग्जाम में प्रश्न हमारे से सही होते नहीं हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको यहाँ पर पिछली भर्तियों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा 30 तक प्रश्न जो थे हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे और 30 से आगे के जो प्रश्न हैं आज हम यहाँ पर करेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं थे उनको मैंने बीच में से हटा दिया है, तो 31 से 60 तक के बीच में जो प्रश्न है 5-6 मैंने हटा दिए हैं, तो आप इनकी चिंता न करें। दूसरी बात, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। दोनों का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, कोई देश समग्र तब ही बन सकता है जबकि इसरो टेक्नीशियन में और मोटर मैकेनिक 2016 में प्रश्न पूछा गया था, वह अपनी रक्षा कर सकने में सक्षम होता है, वह अपने पड़ोसी देश की रक्षा करता है, वह अपने दक्ष हथियारों को सहज पाने में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि इस प्रकार का प्रश्न जब पूछ लिया जाता है तो इसका जवाब आपको क्या देना है। सबसे पहले, वो देश समग्र होता है जो अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। जब आप स्वयं की रक्षा ही नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतों वाला मामला रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 1, यानी वह अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सके। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कोई देश समग्र तभी बन सकता है जब अपनी रक्षा स्वयं की रक्षा कर सकने में सक्षम हो, अर्थात उसकी सैन्य तैयारियां उच्च स्तरीय होती है। ठीक है भाई। प्रश्न 32 आपके सामने, बिना टाइम गंवाए, हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, निम्न में से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता। ऑटोमोबाइल इंजन कौन से होते हैं? जो वाहन होते हैं, वाहनों में वो ईंधन जो वाहनों में प्रयोग नहीं होता। ऑटोमोबाइल का मतलब, ऑटोमोबाइल इंजन नाम आते ही आपको सीधा सा मतलब है गाड़ियों में काम में लिया जाने वाला इंजन। जैसे कि पेट्रोल तो होता है, डीजल भी होता है, कोयले का जो प्रयोग है वो साथियों यहाँ पर जो स्टीम या भाप से जो चलने वाले जो आपके इंजन होते थे उनमें ये काम में आता था। यानी कि जो एक्सटर्नल इंजन होते थे, एक्सटर्नल जो इंजन होते हैं इनमें ये काम में आता है। तो यहां पर गाड़ियों के अंदर जो होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन काम में आता है। इंटरनल, आपने इंटरनल और एक्सटर्नल ये समझे होंगे, अंतर्दहन और बाह्य दहन। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य दहन होता है, जैसे कि भाप का इंजन होता है, स्टीम का या टरबाइन का जो इंजन होता है उनमें काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं। कोयले का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में पेट्रोल, डीजल व गैसोलीन आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि कोयले का प्रयोग बहिर्दहन इंजन जैसे भाप इंजन में किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या हमारे सामने 33 आ चुका है। आप साथियों इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी आपको 1 बाय 1 आपको देते रहना है। यहां पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा तो फिर वीडियो काफी लंबी बनती है और मैं आपके समय की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि आपका समय कितना कीमती हो सकता है। तो मैं बिना देरी किए सटासट मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी धुन में यहां पर प्रश्नों को करवाता रहूंगा। तो सबसे पहले आप सभी देखते रहे हैं, प्रश्न संख्या 33 है। हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। हीट इंजन की बात आ जाती है तो इसको हिंदी में साथियों ऊष्मीय इंजन भी कहा जाता है। ऊष्मा इंजन, पहली बात तो ऊष्मा इसको आप कह सकते हैं। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले हम डीजल जलाएंगे, डीजल है फ्यूल, हमें काम में लेंगे, इसका दहन हम करेंगे। दहन करने से क्या बनेगी? ऊष्मा बनेगी और ऊष्मा बनने से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगी? शक्ति प्राप्त होगी। और वो कैसी शक्ति प्राप्त होगी? वो यांत्रिक शक्ति प्राप्त होगी।
यानी कि मशीनी एक जो होती है वो प्राप्त होगी, मशीनी जो शक्ति है यानी कि घूमने वाली शक्ति प्राप्त होगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली रूप से आपको यहां पर समझना है। हीट इंजन यह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है, उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्य किए जाएं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हीट इंजन वे इंजन है जिनमें हीट ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है, उन इंजनों को हीट इंजन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन इंजन है, सीएनजी है, एलपीजी, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, हीट इंजन होते हैं। कोयले का जो है ये बायोगैस इंजन है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता ऑटोमोबाइल वालों में। ठीक है, तो पर्सन संख्या यहां पर आपके सामने 34 आ चुका है भाई। इनमें से कौन सी कंपनी कोमेट बसों का निर्माण करती है? कोमेट बसों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है, आपको यह बताना है। तो यहां पर ये आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। तो हिंदुस्तान मोटर्स है, आइसर है, टेल्को है, अशोक लीलैंड है। इस टाइप का प्रश्न पिछले पेपर में भी आपके पूछा गया था, तो आपको बिल्कुल इस टाइप के प्रश्नों को याद कर लेना चाहिए। तो यहां पर जो है कौन सी कंपनी है जो कोमेट बसों का निर्माण करती है, इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब आपके सही क्या होगा। तो इस प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वो अशोक लीलैंड होता है। अशोक लीलैंड जो है वो कोमेट बसों का निर्माण यहां पर करती है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। अशोक लीलैंड 11/12 टन क्षमता वाली कोमेट बसों का निर्माण है वो करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 35 है, बुलेट नामक मोटरसाइकिल का उत्पादक इनमें से कौन सा है? बुलेट जो मोटरसाइकिल होती है इसका निर्माण कौन करती है? यामाहा करती है, एस्कॉर्ट्स करती है, हीरो करती है, एनफील्ड इंडिया करती है। तो बुलेट का जो निर्माण करती है, आप सभी इससे परिचित होंगे। तुरंत कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपके सामने आ जाना चाहिए था। आप सभी को पता है एनफील्ड इंडिया जो है बुलेट मोटरसाइकिल का निर्माण यहाँ पे करती है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। एनफील्ड इंडिया बुलेट 350 का निर्माण करती है, मिनी बुलेट 198 भी। रॉयल एनफील्ड नामक मोटरसाइकिलों का निर्माण करती है। और यहां पर देखो तीन चीजें, एनफील्ड इंडिया बुलेट 350 का, मिनी बुलेट 198 का, रॉयल एनफील्ड नामक मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। कौन? एनफील्ड इंडिया। निर्माता एस्कॉर्ट्स जो है वो उत्पाद राजदूत 350, 175, जीएसएस एवं यामाहा आरएक्स 100 आदि ये निर्माण करती है। अब बात करते हैं हीरो मुंजाल द्वारा। हीरो मुंजाल द्वारा क्या क्या बनाया जाता है? सीडी डोन, सीबीजेड, पैशन, स्प्लेंडर, ये गाड़ियां इसके द्वारा बनाई जाती है। होंडा की बात करते हैं तो साइन और यूनिकॉर्न, ये दो चीजें मोटरसाइकिलें हैं, दो टाइप की मोटरसाइकिलें हैं, वो हीरो के द्वारा बनाई जाती है। तो ये ब्रांड का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ब्रांड नेम होता है, ये होंडा है, हीरो है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है। लूना नामक मोपेड का निर्माण इनमें से कौन सी कंपनी करती है? लूना नामक मोपेड का निर्माण। ठीक है, तो यहां पर मैजेस्टिक ऑटो, कैलविनेटर इंडिया, काइनेटिक और श्री चामुंडी। शानदार प्रश्न है कि लूना नामक मोपेड का निर्माण इनसे कौन सी कंपनी करती है? कंपनी का नाम पूछा है। आज इस प्रश्न पेपर में कंपनी के से संबंधित ज्यादा आए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कैलविनेटर, कैलविनेटर इंडिया। लूना नामक मोपेड का जो निर्माण है यहां पर कैलविनेटर इंडिया करती है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हम देखते हैं तो काइनेटिक इंजीनियरिंग लूना, स्पार्क और काइनेटिक होंडा नामक मोपेडों का निर्माण करती है। मैजेस्टिक ऑटो, हीरो मैजेस्टिक, होंडा का प्लीजर और सुंदरम क्लाइंटन का टीवीएस। इस टाइप से आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है। इनमें से क्या मूल रचना के अंतर्गत नहीं आता है? मूल स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंतर्गत, तो मूल आकृति यानी कि चेसिस जो होता है, शारीरिकी, फ्रेम, सस्पेंशन प्रणाली। तो आप सभी को पता होगा कि जो मूल रचना होगी इसका भाग शारीरिकी नहीं होता है। ठीक है, मूल आकृति चेसिस इसका भाग होता है मूल रचना का, और फ्रेम भी होती है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, वो भी साथियों यहाँ पर आपके इसका मूल रचना का भाग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक मूल रचना के अंतर्गत नहीं आती है। मूल रचना किसी भी वाहन का वह मुख्य भाग है जिसमें बड़े संयोजन निहित होते हैं, जिनका विवरण निम्न है। मूल आकृति या चेसिस,
धुरा, स्टीयरिंग प्रणाली और सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन जो सिस्टम होता है, एक ब्रेक जो सिस्टम होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल जो गाड़ियाँ आती है उनमें एक पावर हवा वाले जो पाइपलाइन का भी इस्तेमाल वहाँ पर होता है, तो उनको यहाँ पर वैक्यूम असिस्टेड जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो उसके नाम से जाना जाता है, तो वैक्यूम असिस्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं जो हमारे ड्राइविंग स्कूल में गाड़ियाँ सीख रहे हैं या जो हमारे पास में पढ़ रहे हैं उनको तो इन चीज़ों का पता होगा, तो आपको भी पता कर लेना चाहिए कि भी जो गाड़ी में ब्रेक होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने है, वाहन निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? वाहन निर्मित करने का जो श्रेय है, फोर्ड को, ऑटो को, लोहिया को, बजाज को। शानदार प्रश्न है भी, जो वाहन निर्मित करने का श्रेय सर्वप्रथम है हम किसको दे सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। तो आप सभी को पता होगा ऑटो जो कंपनी है उसको इसका श्रेय है वो यहाँ पर दिया जाता है। वाहन उद्योग में वेकर वाहन को निर्मित करने का श्रेय ऑटो नामक एक जर्मन वैज्ञानिक को दिया जाता है। जर्मन वैज्ञानिक है जो कि ऑटो नामक जो व्हीकल है वो बनाते हैं। ठीक है, ऑटो नामक एक जर्मन वैज्ञानिक भी है, ऑटो ही नाम से यहाँ पे गाड़ियां बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने है, दो घातीय इंजन यानी कि दो स्ट्रोक इंजन का बाजार में पदार्पण कब हुआ? सबसे पहले तो जो दो घात होती है, एक तो दो घात होती है, दो घात को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? दो स्ट्रोक कह सकते हैं, दो स्ट्रोक कह सकते हैं। एक होता है इंजन की क्रिया, इंजन की क्रिया। अब ये जो इंजन की क्रिया होती है आप सभी को पता है, हर इंजन में यहाँ पर एक इंजन में यहाँ पर इंजन की क्रियाएं चार होती है। वो कौन कौन सी होती है आप सभी को पता होगा। सबसे पहले सक्शन होता है, इसके बाद पावर होता है, इसके बाद में एग्जॉस्ट, सॉरी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सक्शन होता है, उसके बाद में कंप्रेशन होता है, उसके बाद में पावर होता है, उसके बाद में आपके एग्जॉस्ट हो जाता है। ये चार क्रियाएं इंजन में आपको करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि दो घातीय जो इंजन होता है, दो घातीय इंजन में हर दूसरी स्ट्रोक में आपको पावर है वो मिलती है। अब इसमें पूछा है दो घातीय इंजनों का बाजार में पदार्पण कब हुआ, तो आप इसमें बता दीजिएगा कि 1940 से 50 के बीच में जो है दो घातीय इंजनों का बाजार में पदार्पण हुआ था। प्रश्न संख्या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दो घातीय यानी कि दो स्ट्रोक इंजनों का बाजार में पदार्पण 1940-50 के बीच में हुआ था। द्विस्ट्रोक इंजन की क्रियाओं जैसे कि चूषण, संपीड़न, विस्तार, निकास आदि को एक पूरा चक्र पिस्टन के दो स्ट्रोक में पूर्ण होता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट एक पूरा चक्र लगाती है तथा एक पूरे चक्र में एक शक्ति स्ट्रोक प्राप्त यहाँ पर होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि क्रैंकशाफ्ट जब घूमती है तो क्रैंकशाफ्ट एक पूरा चक्र लगाती है तथा एक पूरे चक्र में एक शक्ति स्ट्रोक प्राप्त होता है। आपको एक स्ट्रोक है वो शक्ति स्ट्रोक यानी पावर आपको देगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दो घातीय मतलब दो स्ट्रोक ही इंजन है जिसमें काम है वो दो ही कार्यों में होंगे, दो ही क्रियाओं से होंगे। अशोका लीलैंड कंपनी की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी ये आपको बताना है। आरआरबी रांची असिस्टेंट जो है लोको पायलट में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था वर्ष 1946, 47, 48 और 50। जो अशोका लीलैंड है इसकी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में यार जवाब एक दो साथी तो आप कम से कम दें। इस प्रश्न का जवाब वर्ष 1948 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो ये अशोका लीलैंड है, अशोका लीलैंड कंपनी की शुरुआत 1950 में हो गई। ये कंपनी भारत की चुनिंदा भारी वाहन कंपनी में से एक है। इस कंपनी के ट्रक्स के मॉडल हाथेज, टस्कर, काटेज, एक्सेल आदि इसके मॉडल के नाम है यहाँ पे रखे हैं। टाटा तो है ही, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सॉरी, टाटा क्या, अशोक लीलैंड खुद एक ब्रांड है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने, भारत के अग्रणी वाहन निर्माता खालिस्तान कौन कौन से हैं? अशोक लीलैंड है, फोर्ड इंडिया है, हिंदुस्तान मोटर्स है, ये सभी है। तो ये प्रश्न भी आपके यहाँ पे आरआरबी मालदा असिस्टेंट लोको पायलट 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, भारत के अग्रणी वाहन निर्माता कौन है। इस टाइप का प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले तो भारत के अग्रणी वाहन निर्माता कौन कौन है? अशोक लीलैंड है, आपकी हिंदुस्तान मोटर्स है, फोर्ड इंडिया है, टाटा है, प्रीमियर है, मिलिट्री वर्कशॉप है, स्वराज माजदा है, आइसर है, फोर्स है। इन सभी कंपनियों के मैंने नाम बताए हैं जो कि आपके भारत के अग्रणी वाहन निर्माता के श्रेणी में यहाँ पर आते हैं।
है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर से ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 42 है, सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो बस की फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। तो बस की जो उत्पत्ति हुई है वो किस देश में हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जवाब आपका आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसका जवाब फ्रांस है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति किस देश में? उत्पत्ति का मतलब है गाड़ी को किसने बनाया था, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे बस के बारे में बताया, सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी और बसें भारत में परिवहन का मुख्य साधन है। देश भर में बसें भारी संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का माध्यम यहाँ पर साबित होता है, ठीक है। सिंगल व्हील ड्राइव वाहन होता है, सिंगल व्हील ड्राइव, यानी कि कई वाहन ऐसे होते हैं जिनमें रियर एक्सल जो होती है वो दो भागों में बनी होती है और इस रियर एक्सल में जो टायर होते हैं ये दोनों टायर इस एक ड्राइव एक्सल के माध्यम से घूमते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से एक ही चलेगा। सिंगल व्हील ड्राइव जो है वाहन होते हैं, जैसे कि जो मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल के एक ही पहिया घूमता है, ठीक है। अब इस पहिए के आप कितना भी जोड़ो, ट्रॉली कितनी भी जोड़ो, आप जोड़ सकते हो, लेकिन काम जो था वो क्या था, केवल एक टायर को घुमाना, ठीक है। इसी टाइप से सिंगल व्हील ड्राइव वाहन कौन सा होता है? तो जीप है, टेम्पो है, बस है, सेना है। तो सेना नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता, जीप नहीं हो सकता, टेम्पो इसका जवाब सही साथियों यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की जो डेफिनेशन यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, सिंगल व्हील ड्राइव वाहन टेम्पो है, जबकि टेम्पो में केवल एक ड्राइव व्हील होता है जो पिछले ड्रिवेन व्हीलों को चलाता है, पीछे जो ड्रिवेन व्हील होते हैं उनको चलाता है। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है, मोटर गाड़ी का सहायक भाग होता है, मोटर गाड़ी का सहायक यानी असिस्टेंट जो पार्ट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहिया, ब्रेक, स्टीयरिंग और ये सभी, तो गाड़ी की सहायक जो भाग है उनमें ये सभी इसका जवाब है वो सही हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, गाड़ी के पार्ट हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने यहाँ पर 44 की व्याख्या है, मोटर गाड़ी के सहायक भाग निम्नलिखित है, पहिए, ब्रेक और स्टीयरिंग, ठीक है भैया हमने जान लिया है। प्रश्न आपके 45 है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सा होता है? तो पिकअप है, स्टेशन वैगन ए और बी दोनों, और बस यहाँ पर, तो बस इसका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा अभी, पहली बात तो ये गलत हो जाएगा। तो पिकअप है, स्टेशन वैगन है, ये दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभी इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या इसका जवाब है, देखो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल निम्नलिखित है, पिकअप है, स्टेशन वैगन है, भारी वाहन ट्रांसपोर्ट जो आदि है वो आपके लाइट मोटर व्हीकल में आते हैं। और टाटा जो एस है, टस्कर है, कोमेट है, डंपर है, महिंद्रा, ये हैवी गाड़ी में यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, हैवी में कौन है, लाइट में कौन है। भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी ने निर्मित है? वो किया था स्वराज ने, महिंद्रा ने, आयसर ने, एस्कॉर्ट ने। तो भारत में यार ये प्रश्न भी, ऐसे प्रश्न भी देखो 2009 में यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको इनको भी सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके आपको दिखाता रहूँगा। तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, केवल लाइक और जो है यहाँ पर जो है लाइक बढ़े और व्यूअर्स बढ़े, लोग हमें पसंद करें और आपके सहयोग और आपका एग्जाम हो क्रैक आप आराम से कर सकें और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ में आप आगे बढ़ें, तो ये हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आयसर ने बनाया था। कौन सी कंपनी थी? आयसर ने बनाया था यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रैक्टर था, ठीक है। ट्रैक्टर का काम है वो खेती बाड़ी करने में, घर पे छोटे मोटे माल वाहक के रूप में काम करने में, ऐसे में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर बढ़िया एक जो मशीन होती है जिससे काफ़ी आसानी से किसानों को जो है यहाँ पर फ़ायदा भी मिलता है और आसानी से खेती वो कर लेते हैं। खेती करने का मज़ा तभी है जब एकदम आसान तरीके से खेती हो जाए और आसानी से हो जाए, ज़्यादा कष्ट यहाँ पर भोगना न पड़े, इसलिए मैंने कहा मजा आ जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या आपकी 46 की डेफिनेशन है, भारत में निर्मित पहला ट्रैक्टर आयसर था। भारी वाहनों में प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार ईवन ने 1805 ईस्वी में किया था, ठीक है। ईवन द्वारा आविष्कृत चौपहिया वाहन भी 1760 ईस्वी में आविष्कृत तिपहिया वाहन की भांति भाप से चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर आविष्कृत चौपहिया वाहन का शुरू में जो इंजन था वो भाप से चलने वाला इंजन इसमें लगाया गया था। प्रश्न संख्या आपके सामने 47 है, माल लादने में भारी यात्रियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रकों का, जीप का, मेटाडोर का और डिलीवरी वैन का। तो प्रश्न संख्या 47 से शानदार प्रश्न पूछा गया है और आपको इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में बताना है। आपसे पूछा है कि माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में कौन प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या? ट्रकों को। जो माल वाहन होते हैं, माल लादना होता है तो वहां पर क्या है, ट्रकों का इस्तेमाल है वो साथियों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 की व्याख्या है, माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में ट्रकों का प्रयोग किया जाता है।
ट्रक भारत में वस्तुओं के परिवहन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख साधन है। भारत के प्रमुख व्यापारों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों की जीवन रेखा कहे जाते हैं। इनका उपयोग भारी मात्रा में वस्तुओं को उनके गंतव्य पर पहुंचाने में यहाँ पर किया जाता है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है। यहाँ पे आपके घर पर अमेजोन फ्लिपकार्ट के जो सामान डिलीवरी बॉय है वो आपके पहुंचाते जाते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह प्रश्न भी 2016 में पूछा गया था। तो स्वतः चलने वाली गाड़ियों को यहाँ पर ऑटोमोबाइल कहा जाता है। और इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप सभी को पता है ऑटोमोबाइल का मतलब है ऑटो इन स्वतः है, और मोबाइल का मतलब होता है घूमना फिरना या चलना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या जो 50 आपके सामने आया है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। किसको करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने है, सॉरी इस 50 की डेफिनेशन बता देता हूं। इंजन एक यंत्र है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है तथा जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में परिवर्तित करता है। और अल्टरनेटर जब चलता है तो आप सभी को पता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और बैटरी को चार्ज किया जाता है। साथियों, पर वीडियो पसंद आ रहा तो इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सुझाव आपका है तो आपका सादर आमंत्रित है सुझाव। आप जरूर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ें ताकि आपको क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 आपके सामने है, वेंकल रोटरी वाल्व का रोटर घूमता है। एक सेट्रिक ऊपर से नीचे केंद्र में उपक सभी। आप सभी को पता है वेंकल रोटरी जो इंजन होता है उसकी बनावट आपने देखी होगी, तो केंद्र में इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या इस 51 का जो आंसर है यहाँ पर देखिए, वेंकल रोटरी इंजन सन 1924 में फेलिक्स वेंकल ने प्रस्तुत किया था। यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। ऑटो साइकिल का मतलब है पेट्रोल इंजन, परंतु रेसिप्रोकेटिंग इंजन से भिन्न है। रेसिप्रोकेटिंग यानी ऊपर नीचे चाल के माध्यम से काम करता है। इसमें पिस्टन की बजाय एक रोटर होता है। पिस्टन की बजाय क्या होता है? रोटर होता है, जो कि एक चेंबर रोटर और चेंबर की दीवार के बीच 3 स्थान बनाते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, पावर एवं एग्जॉस्ट चारों ऑपरेशन इन्हीं 3 स्थानों में से क्रमशः होते हैं। वेंकिल रोटरी इंजन वाल्व का रोटर केंद्र में घूमता है। इस प्रकार इंजन अब ऑटोमोबाइल गाड़ियों में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो वेंकिल रोटरी इंजन है आजकल की गाड़ियों में इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 52 आपके सामने आ चुका है, स्टीयरिंग के माध्यम से गैसोलीन इंजन को आवश्यक होती है। किसकी होती है? अच्छे मिश्रण की, रासायनिक रूप से सही मिश्रण की, कमजोर मिश्रण की, उपयुक्त सभी। तो स्टार्टिंग के समय जो गैसोलीन इंजन होते हैं इनको क्या चाहिए होता है? एक अच्छा मिश्रण आपको चाहिए होता है। अच्छा मिश्रण आपको चाहिए, ठीक है। रासायनिक रूप से सही मिश्रण अगर होगा तो उसमें स्टार्ट नहीं हो पाएगी भाई, थोड़ा सा भारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 52 का ए हो जाएगा। प्रश्न इसकी व्याख्या देखें, स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को अच्छे मिश्रण यानी कि रिच मिश्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंजन की स्टार्टिंग के समय अधिक टॉर्क लगता है। आप सभी को पता होगा, एक स्पीड होती है और एक टॉर्क होता है। एक स्पीड होती है और एक टॉर्क है यहाँ पर होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर करना है। क्या है? जब स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा। जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा तो ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होगी, आपको स्पीड की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्पीड और जो टॉर्क है वो एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 56 है, कार्नोट इंजन की जो एक स्टीम बिंदु और हीम बिंदु के बीच कार्य कर रहा दक्षता होगी। यहाँ पर पूछा है कि कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हीम बिंदु के बीच में जो कार्य कर रहा है वह दक्षता क्या होगी। यहाँ पर 46.8, 36.8, 16.8, 26.8 इस प्रकार से। कितना हार्ड प्रश्न देखो, इस एक जो ड्राइवर के एग्जाम है यहाँ पर पूछे गए हैं या ऑपरेटर के काम में इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाता है। तो इतना मेरे हिसाब से तो इतना हार्ड प्रश्न नहीं अब की बार आपके आएगा। फिर भी देख लेते हैं, 26.81 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य करता है उसकी सहायता दक्षता 26.81% तक रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, हीट इंजन में मूल रूप से क्या तात्पर्य होता है? हीट इंजन की बात है, कोयले से बिजली बनाना, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना और किसी ऊर्जा से बिजली पैदा करना या पैदा करना और बदलना। तो यहाँ पर हीट इंजन में मूल रूप से क्या होता है यही आपको यहाँ पर बताना है। शानदार प्रश्न, देखो प्रश्न सरल है, आपको फैक्ट के साथ इसमें से बाहर निकलना है।
आप सभी को पता है हीट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, हीट का मतलब होता है उष्मा। पहली बात तो उष्मा से अगर मैकेनिकल है तो वो सही है, नहीं तो नहीं सही नहीं। किसी ऊर्जा को, ये डी तो गलत हो जाएगा अभी। किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ये भी गलत हो जाएगा। कोयले से बिजली ये काफी हद तक ठीक है। और उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो सी है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 आपके 57 की व्याख्या देख लेते हैं भाई। हीट इंजन का कार्य मूल रूप से उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है तथा डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में भी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 आपके सामने आया है और 58 नंबर प्रश्न है, टायरों का मुख्य कार्य ट्रैक्टर का कंपन सहन करना, झटकों को यथाशक्ति सहन करना और बोझ उठाना, ये तीनों ही काम इसके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न इससे 58 का जो डेफिनेशन है, टायरों के मुख्य कार्य कंपन सहन करना हो जाएगा, यथाशक्ति को सहन कर, झटकों को यथाशक्ति सहन करना ठीक है, ट्रैक्टर का बोझ उठाना ये भी ठीक है, ट्रैक्टर को चलाने के लिए सड़क से रगड़ खाने का कार्य करना। अच्छा, ट्रैक्टर को चलाने के लिए सड़क से रगड़ खाना यानी कि घर्षण जो होता है वो टायरों का रोड के साथ में होना चाहिए। घर्षण होगा तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी भी नहीं चल पाएगी। ब्रेक लगाने पर ट्रैक्टर को रोकने में सहायता प्रदान करना, यहाँ पर इसे एबीएस जो टायर होते हैं टायरों का मुख्य काम होता है। और एबीएस का जो काम होता है, मेन काम वो है गाड़ी को फिसलने से रोकना। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर टायरों के मुख्य कार्य की बात आई है तो ये एकदम सिंपल प्रश्न है, पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, ट्रैक्टरों में खालिस्तान है क्या किया जा सकता है, कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग करना, कम से कम 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है, कम से कम 3 सिलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है, कम से कम 4 सिलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो ट्रैक्टर का जो इंजन होता है उसमें 1 सिलेंडर इंजन भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। और बाकी आप ट्रैक्टरों में जो कम से कम 1 सिलेंडर तो होना ही चाहिए, बाकी ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा वाला भी मिल सकता है मार्केट से। जब भी आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 1 सिलेंडर भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ट्रैक्टरों में कम से कम 1 सिलेंडर का प्रयोग होता है, लेकिन अधिकतर ट्रैक्टरों में मल्टी सिलेंडर इंजनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मल्टी सिलेंडर यानी कि एक ही इंजन में कई सिलेंडर होते हैं, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पर 60 होते हैं। ट्रैक्टर में शीतलन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। ट्रैक्टर में शीतलन हेतु यानी ठंडा करने के लिए कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। तो ट्रैक्टर एक प्रकार से वाटर कूल्ड इंजन होता है। कौन सा इंजन होता है, ट्रैक्टर एक प्रकार का वाटर कूल्ड इंजन है। और वाटर कूल्ड इंजन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पर गौर से इस प्रश्न को आपको देखना है। ट्रैक्टर में शीतलन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। तो आप सभी को पता है इसमें वाटर कूल्ड के रूप में रेडिएटर लगाया जाता है और यहाँ पर एयर कूल्ड के रूप में भी काफी सारी व्यवस्थाएं होती है, यानी हवा के संपर्क से भी इंजन ठंडा होता है। ठीक है, तो ट्रैक्टर का जो इंजन होगा उसमें शीतलन प्रणाली होगी, जो कूलिंग सिस्टम होगा वो वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों टाइप का यहाँ पर हो सकता है, याद रखना। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का इसमें एक्सप्लेनेशन है, ट्रैक्टरों में शीतलन हेतु वाटर कूल्ड एवं एयर कूल्ड दोनों प्रकार की शीतलन प्रणाली में प्रयोग में लाई जाती है, जबकि डोजर केबल वाटर कूल्ड इंजन है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने 60 प्रश्न तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से 30 पहला वीडियो, 31 से 60 तक जो हमारा था ये दूसरा वीडियो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत जरूर 1-2 प्रश्नों पे आई है, तो उस टेक्निकल एरर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो सभी साथी जो आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जुड़कर आप इसके माध्यम से हमसे जुड़कर आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी आपको एक तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों आप जो प्लेटफॉर्म है दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो और आप इस वीडियो के साथ साथ आपको अपडेट के साथ साथ आपको यहाँ पर है इस क्लास की पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्लास का फीडबैक जो है आप जरूर लिखें और अपना जो कीमती सुझाव है रासर के लिए जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।